हेलो दोस्तों, स्टडी फन क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल बन रही है उसका सेकंड पेपर का बताएंगे कि आपको अपनी फाइल कैसे बनानी है। तो आज यहाँ पर जो सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, आपको जैसे कि सामने दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको जो पहला पेज है, जो आप अपनी फाइल का फर्स्ट पेज जो आप बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार आप बना सकते हैं। देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। आप इस तरह से अपना पहला पेज इस तरह से बना सकते हैं। ये टीचर्स को अच्छा लगेगा, आप इसमें कुछ अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। तो आपका ये पहला पेज हो जाएगा। फिर आप सेकंड पेज पर कुछ इस प्रकार से आप अपनी विषय सूची बनाएंगे। विषय सूची में जो लिखना है वो आप यहाँ पर देखिए, कुछ मैंने टॉपिक लिए हुए हैं, 10 टॉपिक हैं। यहाँ पे मैंने 10 टॉपिक लिए हुए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो आप सेकंड पेपर पर इसी प्रकार लिखेंगे विषय सूची। विषय सूची में आप बनाएंगे क्रम संख्या, फिर विषय वस्तु, उसके बाद यहाँ पर पृष्ठ संख्या। इस प्रकार आप एक कॉलम बनाएंगे और इसमें नंबरिंग कर देंगे और यहाँ पर आपने जितने टॉपिक लिए हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है यहाँ पर। समावेशी शिक्षा का अर्थ, विशिष्ट बालकों के प्रकार, अस्थि बाधित बालकों की पहचान, पिछड़े बालकों की पहचान, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण, परामर्श, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य, शैक्षिक निर्देशन का महत्व, और लास्ट है परामर्शदाता का कार्य। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने पहला टॉपिक लिया हुआ है, समावेशी शिक्षा का अर्थ। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते टाइम इस बात का अवश्य ही ख्याल रखिएगा कि आपकी जो लिखावट हो वो बहुत ही सुंदर हो, अच्छी हो, जिससे आपको अपने प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। इसके अनुसार प्रत्येक बालक को, चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट, सभी को सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों एवं सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद है, समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। जो समावेशी शिक्षा है वो विशेष विद्यालय और कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। फिर है, समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लेना होगा। कार्यशील बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देना। HIV संक्रमित तथा शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। हमारा दूसरा टॉपिक है विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, शारीरिक विकलांग बालक, अपवंचित वर्ग के बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक, खिलाड़ी बालक, अधिगम निर्योग बालक, कुसमायोजित बालक, तिरस्कृत बालक और सुविधा वंचित बालक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अस्थि-बाधित बच्चों की पहचान। अस्थि-बाधित बच्चों की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर की जा सकती है। शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण न होना, बैसाखियों के सहारे चलना, शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई का अनुभव करना,
वस्तु को उठाने तथा रखने में कठिनाई का अनुभव करना, लड़खड़ा कर चलना, चलते चलते गिर जाना, शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण, अंगों का असामान्य होना, जोड़ों में दर्द होना, चलने में कठिनाई का अनुभव एवं ज़्यादा न चल पाना, नकली अंगों की सहायता लेना, चलने, उठने तथा बैठने में कठिनाइयों का अनुभव करना। नेक्स्ट है पिछड़े बालक की विशेषताएं। पिछड़े बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं: सीखने की धीमी गति, जीने में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य विद्यालय में पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक, अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थता। फिर है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि एक प्रतिशत मान है जो मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पर देखिए, इसको इंग्लिश में IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100, जहाँ पर IQ जो होता है वो इंटेलिजेंस एज होता है, MA मेंटल एज होता है और CA जो है क्रोनोलॉजिकल एज होता है। फिर है बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे बुद्धि लब्धि और तीसरे में वर्गीकरण। तो पहली जो होती है वो 0 से 24 तक होती है, जिसको जड़ बुद्धि कहते हैं। फिर 25 से 49 तक होता है, मंद बुद्धि कहलाता है। 50 से जो होता है 69 यानी कि 69 जो होता है ये मूर्ख होता है। मूर्ख जो मंद बुद्धि से थोड़ा सा ज़्यादा होता है वो हमारा मूर्ख में आता है। फिर 70 से 79 जो होता है वो निर्बल बुद्धि होता है। 80 से 89 मंद बुद्धि होता है। फिर 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 उत्कृष्ट बुद्धि और 120 से 139 अतिश्रेष्ठ और 40 से अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। फिर है परामर्श। परामर्श का अर्थ, परामर्श एवं इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द काउंसलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय, मशविरा तथा सुझाव लेना या देना। परामर्श की परिभाषाएं। परामर्श की कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं। रोजर्स के अनुसार परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करता है। डॉक्टर जियाल के अनुसार परामर्श। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य निम्नलिखित हैं। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों, अध्यापकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संगठनों के कर्मियों तथा विद्यालयी शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों हेतु अभिनवीकरण कार्यक्रम आयोजित करना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए सेवारत प्रवेश तथा सेवा प्रशिक्षण सतत शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोग परीक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित करना,
शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए साधन केंद्र, शिक्षण इकाई के रूप में सेवाएं मुहैया कराना, जिला शिक्षा बोर्ड को समय समय पर परामर्श देना, विद्यालय संकुलों तथा जिला शिक्षा बोर्डों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना। फिर है शैक्षिक निर्देशन का महत्व। शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा वैयक्तिक भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायता मिलती है, विद्यालय की व्यवस्था में सहायता मिलती है, पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक है, विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है, वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है, अनुशासन बनाए रखने में सहायक हैं, शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में शिक्षकों को सहायता मिलती है, छात्रों को असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, निर्देशन में अपव्यय तथा अवरोधन में कमी होती है। लास्ट हमारा टॉपिक है परामर्शदाता का कार्य। अभिभावकों के साथ बैठकर बाधित बालकों की घर से संबंधित समस्याओं को समझना, विशिष्ट बालकों की मनोवैज्ञानिक जांच करना, छात्रों को व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना, समस्यात्मक बालकों की सहायता करना, परिवार, समाज तथा विद्यालयों के बीच संबंधों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना, भविष्य हेतु योजनाओं के निर्माण में बालकों की सहायता करना, पाठ्यक्रम के संबंध में सारी सूचनाएं एकत्र करके छात्रों को देना, सामूहिक निर्देशन की सेवाएं प्रदान करना, छात्रों को उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार ही दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा शिक्षा देना, छात्रों को परीक्षाओं से अवगत कराना। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पेपर है समावेशी शिक्षा, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको भी इसी प्रकार से अपनी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो इसी प्रकार बनानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से फ़ाइल बनाइएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। बाकी सारे सब्जेक्ट की भी फ़ाइल बन के तैयार हो चुकी है, वो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।